मतलब आपको सुनने के बाद ऐसे लग रहा है कि हमारी जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं उन पे गर्व करने की जरूरत है। और जो हमने हजारों साल पहले बोला गया था, हमारे पुरखों ऋषि मुनियों ने जो बोला था, वो आज पश्चिम के देश उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वही बातें वो घुमा के बोल रहे हैं। निश्चित। और जब वो घुमा के बोल रहे हैं तो हम उस पर बिल्कुल तुरंत मान रहे हैं, जैसा कि हमारी आदत रही है। सच बात। हम लोग को ऐसी, अब होता है ना कि ऐसे डेवलप ही किया गया है, ऐसे माइंडसेट में रहे हम लोग कि अगर किसी बाहर की कंट्री ने कुछ बोला है, वहां का कुछ प्रोडक्ट है, तो वो ज्यादा अच्छा ही होगा। आज भी यही सोच कि अगर वहां का कोई गैजेट लिया है, वहां का कोई कपड़े लिए हैं, वहां से चॉकलेट लाए हैं, हाँ, तो वो भी श्रेष्ठ लगता है। वो श्रेष्ठ है। हमारे देश में अगर किसी ने गांव में बनाया है, उसको वैसे ही देखा है, उसने वही सब सुना है। तो आपसे बात करके समझ में आ रहा है कि एक्चुअली हमारे देश के जो भारतीय दर्शन है, हमारा जो गौरवशाली विज्ञान परंपरा रही है, ये बहुत बड़ी है और बहुत पहले से ये सब जो आज ये लोग कर रहे हैं वो पहले से होती आई है। अब ऋषि कणाद को लेकर के जैसे कई बार अपन बात करते हैं, ऋषि कणाद का नाम लोग कहते हैं कि वो अनाज के कण बीन बीन करके खाते थे, इसलिए उनका नाम कणाद हो गया। ये एक परिभाषा कर दी लोगों ने। ऋषि कणाद ने दरअसल सबसे पहले अणु और परमाणु की खोज की थी। पदार्थ का सबसे छोटा तत्व अणु होता है, ये खोज ऋषि कणाद ने की थी। ये विधिवत हमारे वाङ्मय में लिखा हुआ है। आज के युग में लोगों को लगता होगा कि ये अणु और परमाणु की बात करना यानी बहुत एडवांस साइंस की बात हो गई और केवल इस पर बात करने का अधिकार परमाणु वैज्ञानिकों को, लेकिन हमारी ऋषि परंपरा के लोग ये सब कर रहे थे। और ऐसी एक दो चीजें नहीं, आप मतलब जिसे हम भौतिक शास्त्र की बात करें, हम रसायन शास्त्र की बात करें, आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अभी महाकुंभ संपन्न हुआ उज्जैन में, हमारे यहाँ सिंहस्थ आने वाला है फिर से। हम लोग जाते हैं तो आपको ध्यान में होगा कि कुछ संतों की कुटिया में या कुछ संतों के जो मठ बनते हैं वहां पर अस्थायी, उसमें बोर्ड लगे रहते हैं, पारद शिवलिंग का दर्शन करिए। अब ये पारद शिवलिंग बेसिकली आप केमिस्ट्री की दृष्टि से कभी विचार करके देखा क्या हमने कि पारा कैसा होता है? पारा धातु ऐसी होती है कि थर्मामीटर में इतना सा एक बूंद का भी आधा हिस्सा उतना सा रहता है और वो जरा सी ऊष्मा मिलती है, आप जब रखते हैं तो आपका टेम्परेचर 99 है कि 100 है, 102 बुखार है, वो नापता है, तुरंत उसका प्रसार होता है। इतना सेंसिटिव है कि आपके शरीर की गर्मी से ही वो प्रसारित होने लगता है। लेकिन कभी अगर थर्मामीटर फूट जाए गिर करके कांच का, आप उसको उठा नहीं सकते। आप कोशिश करके देख लें, आप उसको झाड़ू से डस्टबिन में लेने की कोशिश करेंगे, नहीं ले पाएंगे। आप उसको चिमटी से पकड़ने, आप ऐसे पकड़ेंगे वो दोनों तरफ 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, फिर वापस एक हो जाएगा। आप उसको उठा तक नहीं सकते, लाख प्रयास कर लो नहीं उठा सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल ब्लेड जैसा कुछ एकदम तीक्ष्ण ला करके और उस पे भी ले जा करके कहाँ, तो फिर लोग क्या करते हैं, झाड़ू से उसको बाहर कर देते हैं। आप कल्पना करके देखिए, उसका इतना बड़ा शिवलिंग तैयार करते, ये केमिस्ट्री को चुनौती नहीं है क्या? इतना बड़ा शिवलिंग पारद का तैयार कर दिया, आखिरकार उसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई होगी, उसको कैसे मिक्स किया हो गया, उसमें कौन से केमिकल्स मिला करके, और ये हमारा पुराना रसायन विज्ञान ही तो है। और जहां तक भौतिकी का प्रश्न है, तो भौतिकी की भी अनेक चीजें हमको ऐसी दिखाई देती है। हमको कई बार कल्पना से परे है कि लोगों ने किस किस ढंग से परीक्षण करके क्या क्या काम करके दिखा दिया हमारे पुरखों ने। लेकिन ये तो छोटे छोटे उदाहरण है केवल कि ये पारद शिवलिंग हो रही है। लेकिन आप बताइए, हमारा जो अशोक की लाट जिसको हम कहते हैं, अशोक की लाट कोई आज की है क्या? पुरातत्व विभाग भी उसको प्राचीन मानता है ना। अब अशोक की लाट उस जमाने का स्टील है भारत का, खुले आसमान के नीचे वर्षों से वो बारिश का पानी झेल रहा है। आप कहीं एक माइक्रो इंच पर भी कोई वो जंग लगी हुई दिखा सकते हैं? और आधुनिक युग का, पश्चिम जगत का और हमारे जगत का ऐसा कोई स्टील बता दें जो एक बारिश आप बाहर छत पे रख के आ जाओ और उसमें जंग ना लगे। अच्छा से अच्छा स्टील होगा, उसमें जंग लगे। अशोक की लाट में आज तक जंग नहीं लगा। पूरी भारत की निर्मित है, हम सबको गर्व होना चाहिए। हमारे यहाँ पर हमने जहाज बनाए, हमारे यहाँ पर आधुनिकतम नावें थी। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, अंग्रेजों ने कहा कि वो कोई वास्को डिगामा आया, उसने भारत की खोज की, हमने मान लिया भारत की खोज की। अरे भैया, वास्को डिगामा के पैदा होने का सन आपको पता है, आपको राम के संवत पता है, आपको कृष्ण के संवत पता है, आपको महावीर बुद्ध के संवत पता है। आप देखो ना, उसके पहले भारत नहीं था क्या? इन्हें ये कैसी बात हो गई कि हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि जैसे अगर कोई देश चंद्रमा पर किसी एक उपग्रह को उतार दे और वो संयोग से अगर समुद्र में उतर जाए, वहां पर भी कोई समुद्र हो चंद्रमा में, और वो आकर के कहे कि चंद्रमा पूरा पानी से भरा हुआ है, या वो चंद्रमा पर किसी रेगिस्तानी क्षेत्र में उतर जाए उपग्रह, और वो क्योंकि वो घूम तो सकेगा नहीं वहां पे,
बाइक लेकर के, मोटर लेकर के, वो तो एक जगह उतरा, वहीं पे फोटो खींचे और परीक्षण करके कह देगा कि यहाँ पे ऐसा है। तो वो कह देगा कि पूरा चंद्रमा जो है वो तो रेगिस्तान है, रेत से भरा हुआ है। पृथ्वी पर कोई मंगल ग्रह का उपग्रह आ जाए और वो रेगिस्तान में उतर जाए, पृथ्वी ग्रह पर थार के रेगिस्तान में उतर जाए और कहेगा कि पूरी पृथ्वी जो है रेत ही रेत है, तो ये सही थोड़ी होगा क्या? तो कहने का तात्पर्य, हम लोगों ने दरअसल आधा अधूरा ज्ञान इस ढंग से प्राप्त कर लिया। वास्को डी गामा आया, उसने भारत की खोज की, हमने भी मान लिया। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत की खोज, वास्को डी गामा, अब तो वास्को डी गामा की एक डायरी भी मिल गई है। और बहुत मजेदार बात यह कि ये वो वहीं फिर से आ रहा है, हमके पश्चिम जगत ने स्वीकार कर लिया। वास्को डी गामा ने डायरी में लिखा कि इस रास्ते से भारतीय व्यापारी मसालों का व्यापार करने के लिए पूरे दुनिया में जाया करते थे। हम लोग कभी उस समुद्री मार्ग पर गए नहीं थे। मेरे लिए ये कठिन था कि मैं उस रास्ते पर जाऊंगा तो कहीं भटक न जाऊं, मर न जाऊं। इतना विशाल समुद्र है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे कोई एक उन्नत किस्म की नाव चाहिए थी जिसका पीछा करते हुए मैं जा सकूं। संयोग से उसी समय गुजरात का एक व्यापारी मसाले लेकर के आया था। वो केरल से इलायची, लौंग और बाकी सारे ये जो किशमिश और ये और सब नारियल, ये सब चीजें लेकर के एक जहाज भर करके गया था। उसका जहाज इतना उन्नत था कि उसके जहाज के विवरण में कई कई पृष्ठ उसने डायरी के भर दिए, वास्को डी गामा। हाँ, और उसने कहा कि मैं तो उसकी नाव का पीछा करते करते भारत तक गया था। भारत का एक व्यापारी व्यापार करने गया, उसका पीछा करके आया, और हम कह रहे हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली। उसने अमुक देश खोज दिया, उसने अमुक देश खोज दिया। देश तो पहले से था। और मैं अपनी बात को समाप्त यही कह करके करता हूं कि भारत कितना पुराना है, इसको लेकर के हम लोग चाहे जो बातें करते रहे, लेकिन फ्रांस के एक बहुत प्रसिद्ध कालगणना विशेषज्ञ है कासिनी। कासिनी ने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ में हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट 0 पॉइंट होता है। तो चूंकि वो क्रिश्चियन है, इसलिए उसने कहा कि ये जो 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट ईसा मसीह का जन्म का वर्ष है। 0, आज 2025 चल रहा है, तो 2025 साल पहले वो 0 पॉइंट है। उसने कहा कि इस 0 से पहले कितनी सभ्यताएं थी दुनिया में, और इस 0 के बाद आज तक जिस समय उसने गणना की होगी, आज 2025 है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसने ये गणना 1970 में की होगी या 1910 में की होगी, तब की बात होगी, है ना। मुझे एकदम सन पता है, लेकिन उसने कहा कि आज तक वो सभ्यताएं, तो उस ग्राफ पर उसने दर्शाया कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है और जो आज तक चल रही है। तो उसने कहा कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनी और समाप्त हुई, बनी और समाप्त हुई। उसने पूरा ग्राफ बना करके बताया। हमारे यहाँ पर एक गीत में हम कहते भी ना कि ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी हस्ती क्यों नहीं मिट रही है? वो इसलिए नहीं मिट रही है कि वो कासिनी कह रहा है कि भारत के बारे में मैं दृढ़ता से इस मत पर आया हूं कि भारत का कम से कम 29 लाख वर्ष का इतिहास है, और इतना प्राचीन इतिहास दुनिया के किसी सभ्यता का नहीं हो सकता। ऐसे ही और पॉडकास्ट के हाईलाइट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।